नमस्कार। आज फिर हम लोग कुछ नई बातें करेंगे, नई बातें जानेंगे और नई बातें समझेंगे। और ये बातें हैं एक फंड के बारे में जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के पास है और ये फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थेमेटिक एडवांटेज फंड। अब ये थेमेटिक एडवांटेज फंड के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड हाउस के ही जोनल हेड ईस्ट श्री विपिन भंडारी जी। श्री विपिन भंडारी जी 17 वर्षों से फंड मैनेजमेंट की दुनिया में काम कर रहे हैं। एज ए जोनल हेड अभी करंटली कैलकाटा ईस्ट में बेस्ड है। तो उनसे डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि थीमेटिक एडवांटेज फंड है क्या, किस तरह से ये काम करता है और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। को आगे देखने से पहले काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि तमाम नोटिफिकेशन हर वीक में जो 3-4 वीडियो डाली जाती है नई, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार विपिन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, ये सब आपकी कृपा है सर, ऊपर वाले की कृपा है सर। नमस्कार। सब आपसे लगता है रांची में ठंड का प्रभाव शुरू हो गया है। बहुत अधिक ठंड है यहाँ और ठंड का मजा लेना है तो फटाफट रांची आ जाइए। बहुत ही सुहाना मौसम है। बहुत अच्छी बात है सर। कलकत्ता में भी अभी थोड़ी ठंड है सर, लास्ट एक हफ्ते से, तो मजे ले रहे हैं सर। एकदम फ्रेश सब्जियां आ रही हैं, तो सब्जियां खाने का मजा अलग है सर सर्दियों में। परफेक्ट विपिन, तो आज का प्लान जो हम लोगों ने किया था डिस्कशन का, वो आपकी थीमेटिक एडवांटेज फंड जो आईसीआईसीआई प्रू थीमेटिक एडवांटेज फंड है उसके इर्द गिर्द ही चर्चा रखेंगे, क्योंकि अपने आप में थीमेटिक एडवांटेज फंड एक यूनिक फंड तो है ही और एक नई एवेन्यू इन्वेस्टर के लिए दे रहा है। तो हम लोग उसके इर्द गिर्द आज डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मैं वही करना चाहूंगा आपसे कि ये थीमेटिक एडवांटेज फंड है क्या? तो सर, बिफोर मैं आपको थीमेटिक एडवांटेज फंड के बारे में बात करने से पहले थोड़ा मैं हिस्ट्री में जाऊंगा। मेरे कुल 17 साल हुए हैं इस इंडस्ट्री में आके और मैंने दो साइकिलें देखी हैं। मैंने 2000 के बारे में बहुत सुना था, जब मैं एमबीए कर रहा था उसके बारे में पढ़ा था। फिर मैंने 2007 देखा, 2012 से 14 देखा और डाउनसाइड भी देखा जब मिड कैप गिरे थे। तो मैंने एक चीज देखी थी सर कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो अपने हैं, जो निवेशकार हैं, वो एकदम मार्केट जब तेजी में होती है, जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा होता है, उस टाइम पे आते हैं और उनको लगता है कि यहाँ से उनका बहुत अच्छा पैसा या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2000 में, सन 2000 में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी सेक्टर में आया था तो वो था आईटी सेक्टर। और आपको मालूम होगा कि बहुत सारी कंपनियां रातों रात बड़ी हो गई थी और लगने लगा था कि आईटी कंपनियां बहुत अच्छी करेंगी। फिर 2000 आया, फिर जो आईटी क्रैश हुआ तो उसमें देखा कि बहुत सारे कंपनियां गायब हो गई। तो उसके कारण क्या हुआ, निवेशकार का एक्सपीरियंस जो रहा है इन्वेस्टमेंट में, वो इतना अच्छा नहीं था। वो जब अपन भूलते तो 2007 आया और 2007 में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम था कि सब कुछ अच्छा लगने लगा। तो लोगों ने बहुत सारा पैसा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला और जब 2008 की सब प्राइम क्राइसिस हुई और जो 2000 का इन्वेस्टर था, 2007 का इन्वेस्टर, उसका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मार खाया। तो उससे हमने लर्न किया कि पैसा जब एंटर होता है ना, बहुत इजीली आ जाता है, लेकिन एग्जिट नहीं होता, राइट टाइम पे एग्जिट नहीं होता। मे बी हम वो मैसेज इन्वेस्टर्स तक पहुंचा नहीं पाते। तो हमने सोचा कि इसको अब की बार बदले कैसे। जो 2000 में हुआ था, 2007 में हुआ था, वो रोके कैसे। तो हमने इस पे ड्राइंग बोर्ड पे गए और हमने सोचा कि क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने पहले बैफ और असेट एलोकेटर के बारे में बहुत बात की है, बट बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसा भी है कि वो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। 2020 के पहले बहुत सारे लोगों ने फार्मा में पैसा लगाया था, फार्मा सेक्टर में पैसा लगाया था, बट उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। और बहुत सारे लोगों ने 2020 या 2019 दिसंबर में पैसा निकालना चालू किया। फिर 2020 हुआ, फिर फार्मा सेक्टर अच्छा किया, बट लोगों ने पैसा निकाल चुके थे। तो इस सबको रोकने के लिए हमने सोचा कि ऐसा फंड लेके आएंगे जहां फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि कौन से सेक्टर में आना है और किस वक्त पे आना है। बहुत जरूरी है किस वक्त पे आना है और किस वक्त निकलना है। वो निकलने का टाइम है ना, इन्वेस्टर बराबर टाइम नहीं कर पाता। तो इस फंड में हमारा मैंडेट है कि जैसे नाम है थीमेटिक एडवांटेज फंड, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है।
हर टाइम एक दो सेक्टर अच्छा करेंगे। तो इस फंड का ऑब्जेक्टिव है कि उस सेक्टर में रहने की कोशिश करें, और जो वोलेटिलिटी रहती है, जो इन आउट करना है, एक सेक्टर से बाहर निकलना, दूसरे सेक्टर में अंदर आना, वो टाइमिंग बहुत जरूरी है। तो फंड मैनेजर पूरी कोशिश करेगा कि वो प्रोसेस को एकदम स्मूदन करे, उस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा करे, जिससे क्लाइंट सही टाइम में एक सेक्टर में आए और कोशिश करे कि वो एग्जिट भी सही टाइम पे जाए। नहीं तो क्या होगा, पैसा बना देंगे और फिर वो 2-3 साल में वो रिटर्न भी डिमिनिश हो जाएगा। तो इस फंड में कोशिश है कि वो एक्सपीरियंस अच्छा बना के दें जो सेक्टोरियल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बहुत सही कहा विपिन जी आपने कि इन्वेस्टर्स के साथ सबसे अनफॉर्चुनेट चीज जो दिखती है हम लोगों को यही कि वो रिटर्न्स को देख के चेस करते हुए पैसा डालते हैं। और एंट्री तो आसान होती है, फिर भी आपने सही कहा, मगर एग्जिट कई बार पता नहीं होता। और सेक्टरल कॉल या थीमेटिक कॉल में एंट्री और एग्जिट दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस फंड के जरिए, फंड ऑफ फंड के जरिए अगर आप एग्जिट और एंट्री जिसे आप प्रॉपरली हैंडल करेंगे तो इन्वेस्टर्स को ये चिंता नहीं रहेगी कि पैसा कब इंटर करना चाहिए किस सेक्टर में और किस सेक्टर से निकलना, ये काम आप करेंगे। और आप लोगों की जो एक्सपीरियंस है, आपके फंड हाउस की जो एक्सपीरियंस है, हम उम्मीद करते हैं कि इसे आप बहुत बेहतर तरीके से पहले भी किया है और आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से करें। मेरा एक्चुअली दूसरा प्रश्न जो था उसको आपने पहले ही उत्तर दे दिया कि इस फंड की जरूरत क्या थी। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से थीमेटिक एडवांटेज फंड की जरूरत है इंडस्ट्री में, क्योंकि इस तरह की कोई फंड ऑफ फंड जो अलग अलग सेक्टर्स में टाइमिंग के हिसाब से इंटर करे और एग्जिट करे, ऐसी कोई फंड नहीं थी अपनी इंडस्ट्री में। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये फंड की जरूरत है। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये होगा कि चूंकि बिजनेस साइकिल फंड जिसमें भी सेक्टर रोटेशन की बात होती है, बिजनेस साइकिल्स को पकड़ने की बात होती है और एग्रेसिवली उससे प्रमोट किया गया और आप लोग के द्वारा भी किया गया और बाकी फंड हाउसेस के द्वारा किया गया, तो बिजनेस साइकिल फंड और थीमेटिक एडवांटेज फंड इस दोनों में क्या डिफरेंस है और अगर कुछ सिमिलैरिटी है तो क्या सिमिलैरिटी है? ओके, तो मैं दूसरों की फंड के बारे में बात नहीं करूंगा। मेरा जो बिजनेस साइकिल है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और उससे ये कैसे डिफरेंट है उस पर बात करूंगा। पहले दोनों का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ये दोनों इकोनॉमिक रिकवरी या जब इकोनॉमिक बेयरिश फेस में होता है तो सेक्टर्स दोनों बदलते हैं। बट उसमें एक जो डिफरेंस है, बिजनेस साइकिल में हम डायरेक्टली स्टॉक खरीदते हैं। पहला डिफरेंस सबसे बड़ा क्या है, हम जाके उस सेक्टर के स्टॉक खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल हमको फार्मा अच्छा लगा तो हम जाके फार्मा के कुछ अच्छे स्टॉक्स खरीद लेंगे, वो लार्ज कैप में हो सकते हैं, मिड कैप में भी हो सकते हैं। थीमेटिक एडवांटेज में क्या करेंगे, रेदर देन बाइंग द स्टॉक हम जाके फार्मा के फंड में डाल देंगे। तो क्या है कि अगर मुझे 100 रुपए में से 10 रुपया फार्मा में डालना है तो मैं 10 रुपए के स्टॉक खरीदूंगा बिजनेस साइकिल में। यहां मैं क्या करूंगा, 10 रुपए जाके फार्मा फंड में ही डाल दूंगा, तो मुझे पूरा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, लार्ज, मिड, स्मॉल, डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिल जाएगा। दूसरा जो डिफरेंस है इसमें जो बिजनेस साइकिल में है ना, अगर मेरा व्यू है कि ये सेक्टर अच्छा करेगा तो मैं मध्यम वर्गीय टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करूंगा, मीडियम टाइम के लिए इन्वेस्ट करूंगा, ना कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। मैं शायद 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा एक सेक्टर में। जबकि थीमेटिक एडवांटेज में मैं क्या करूंगा, अगर मुझे लगता है कि ये 4-5 महीने का कॉल है तो मैं 4-5 महीने के लिए एक सेक्टर फंड में आके निकल जाऊंगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मार्च 2020 थीमेटिक एडवांटेज में लगभग 30% फार्मा फंड था, 30% फार्मा फंड था। वही मार्च 2020 की बात कर रहा हूं मैं। सितंबर 2021 उसका वेटेज 8% हो गया। 1 साल हुआ था, मैंने एक्सपोजर सीधा 8% कर दिया, 30% से सीधा 8% लेके आया। जब वापस अभी जो पैंडेमिक की बात चल रही है तो हमने क्या किया, अक्टूबर नवंबर में वापस 8% से उसको 16% कर दिया है फार्मा को। 30 से 8 आए, 8 से वापस 16 गए, तो इतना डायनामिकली मैनेज करते हैं। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, टेक्नोलॉजी में हम सितंबर में ऑलमोस्ट 0 थे, जब आज बात कर रहा हूं हम 6-7% है, 6-7% है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। और इस फंड की सबसे यूनिक चीज क्या है कि मैं यहाँ इंडिया को छोड़ के
ग्लोबल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, जबकि बिजनेस साइकिल में मैं ग्लोबल स्टॉक्स खरीद सकता हूं, लेकिन मैं 5 से 10% तक ही जाऊंगा, उससे ऊपर नहीं जाऊंगा। जबकि थीमेटिक एडवांटेज में मैं 30% तक जा सकता हूं। अगर मुझे लगता है कि कमोडिटीज, ग्लोबल कमोडिटीज अच्छी करेंगी, तो मैं कोई ग्लोबल कमोडिटी में जाके इन्वेस्ट कर दूंगा। मैं आज के पोर्टफोलियो की बात करूं ना, तो हमको लगता है कि एशियन जो चाइनीज मार्केट है वो सस्ता है, तो उसका एक्सपीरियंस मैं कैसे अपने इन्वेस्टर्स को दूं। तो हमने जाके, फ्रैंकलिन का एक एशियन फंड है, उसमें जाके इन्वेस्ट किया है। अगर अभी आप पूछेंगे विपिन क्या हम दूसरे एएमसी के फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जवाब हाँ है। हमको लगता है कि जो निवेशकार हमारे थीमेटिक एडवांटेज फंड में आ रहा है, उनको क्यों नहीं मैं, अगर कोई फंड अच्छा है किसी और का, उसका एक्सपीरियंस क्यों नहीं दूं। अगर आप आज का पोर्टफोलियो देखेंगे थीमेटिक एडवांटेज का, हमारे पास 2 फंड्स हैं जो हमारे नहीं है। एक है एशियन फंड जिसकी मैंने बात की, और लास्ट 2-3 महीने से हमको लगता है कि ऑटो और ऑटो एक्सेसरीज जो कंपनियां होती है ना, वो लास्ट 2 साल से अंडर परफॉर्म कर रही है। कई कारण है। इस साल का कारण है कि चिप्स नहीं मिल रही हैं। लास्ट ईयर उतना कोई सेल नहीं था रिलेटिवली कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। 2 साल से अंडर परफॉर्म कर रही है, लगभग 50% का अंडर परफॉर्मेंस है। अगर आप लास्ट 3 साल का सेक्टर परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो बॉटम में है, बॉटम 3 में है। तो हमको लगा कि हमको ऑटो और ऑटो एक्सेसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, और हमारे पास ऐसा फंड था नहीं। तो हमने जाके यूटीआई का ट्रांसपोर्टेशन फंड खरीदा है, क्योंकि हमको लगता है कि वो क्लाइंट्स को अच्छा एक्सपीरियंस देगा। बट अभी हमने इन्वेस्ट किया है, हम एग्जिट भी करेंगे जब हमको लगता है कि ये प्ले आउट हो चुका है। फार्मा प्ले आउट हो चुका है, टेक्नोलॉजी प्ले आउट हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन प्ले आउट हो चुका है। हम धीरे धीरे उसका वेटेज कम करते करते निकल भी जाएंगे, और ऐसे सेक्टर में जाएंगे जहां हमको लगता है कि आगे पैसा बना के देगा। तो 3 मेजर डिफरेंस हैं। बिजनेस साइकिल में मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जबकि थीमेटिक में हम मीडियम रहते हैं, पर अगर लगता है कि 3-4-5 महीने में पैसा बन के निकल सकते हैं तो हम करेंगे। वो बहुत ही डायनामिकली मैनेज करेंगे थीमेटिक को। दूसरा है कि हम ग्लोबल 30% तक थीमेटिक में जा सकते हैं, 30% तक जा सकते हैं। और तीसरा है कि हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट, बिजनेस साइकिल में हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, और थीमेटिक एडवांटेज क्योंकि ये फंड ऑफ फंड है, हम स्टॉक्स में ना करके डायरेक्टली फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये 3 मेजर डिफरेंसेस हैं सर। बहुत बढ़िया विपिन जी, आपने सही कहा कि चूंकि ये फंड ऑफ फंड है, तो आप किसी भी दूसरे अपने एएमसी के या किसी और एएमसी के जो थीम चलती हुई दिखेगी उस फंड में आप पैसा डालेंगे। और चूंकि ये एग्रेसिव और टैक्टिकल कॉल भी होगा, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आप अपने पोर्टफोलियो को लगातार चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि एक बेहतर एक्सपीरियंस अपने इन्वेस्टर को देना। एक और प्रश्न करूंगा विपिन जी कि इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन आप देना चाहेंगे इन्वेस्टर को, जिससे कि ये थीमेटिक एडवांटेज फंड की तरफ उनका इंटरेस्ट बने, और साथ ही साथ इसमें पैसा वन टाइम इन्वेस्टर लेके आए, या सिंपल एसटीपी एसआईपी के माध्यम से आए, या जो नया कॉन्सेप्ट आप लोग लेके आए हैं बूस्टर एसटीपी, उसके माध्यम से पैसा लाए? आपने बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा है। मैं अपने आप को उस शू में डाल के बोलूंगा कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है आज के तारीख में, क्या थीमेटिक एडवांटेज एक अच्छा फंड है? तो आज के तारीख में ना हम अपने इन्वेस्टर्स को, निवेशकर को बोल रहे हैं कि एक्टिव फंड मैनेजमेंट में इन्वेस्ट कीजिए। एक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है कि आप डायनामिकली मैनेज करें, तो थीमेटिक एडवांटेज फंड उसमें सेट होता है, क्योंकि वो एक्टिव मैनेजमेंट है। तो हाँ, आप इस फंड को देख सकते हैं। तो क्या होगा अगर आप देखेंगे कि मार्केट आज तेजी में है, अगर मंदी आएगी तो मंदी में भी कुछ सेक्टर्स अच्छा करेंगे। तो इस फंड की कैपेबिलिटी है कि वो ऐसे सेक्टर्स में जाएं। अगर आप 2007-8 में देखेंगे, 8 के बाद एफएमसीजी, आईटी और फार्मा ने अच्छा किया था। अगर आगे जब कुछ होगा तो हम ऐसे सेक्टर्स, हम उसको अपने टर्मिनोलॉजी में डिफेंसिव सेक्टर्स बोलते हैं, तो वैसे सेक्टर्स में भी हम जा सकते हैं। तो क्या इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। और सबसे बड़ा जो फायदा है, जो लोग जनरली काउंट नहीं करते जब आप इन्वेस्ट करते हैं, वो है टैक्सेशन। जब हम बात करते हैं कि इस फंड ने
ये रिटर्न दिया, वो रिटर्न दिया, हम ग्रॉस रिटर्न की बात करते हैं, Correct. हम पोस्ट टैक्स रिटर्न्स की बात नहीं करते हैं। क्या होगा अगर आप सेक्टोरियल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और हर 1-2 साल में आप फंड चेंज करेंगे ना, तो आपको हर बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना है, क्योंकि टैक्सेशन लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। आप थीमेटिक एडवांटेज में हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो फंड के अंदर कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, आपके सेक्टर्स चेंज होंगे, आपके फंड्स थीमेटिक एडवांटेज में बदलेंगे, लेकिन आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फंड के अंदर हो रहा है, ना कि आप कर रहे हैं। आपको कब टैक्स पे करना है, जब एनएवी चेंज होती है। इस फंड में एनएवी चेंज नहीं हो रही है, खाली फंड के अंदर फंड चेंज हो रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा फायदा अगर थीमेटिक एडवांटेज का कोई है तो है हम रीबैलेंसिंग और टैक्सेशन का बेनिफिट है, जो क्लाइंट शायद नहीं कर पाए एक्टिवली। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि हम एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे और बहुत ही टैक्स एफिशिएंट रूप में करेंगे, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो फंड के अंदर कर रहे हैं, ना कि फंड के बाहर। अभी इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप 5 से 10 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लमसम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के तारीख में 2 तरह के इन्वेस्टर आ रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में और म्यूचुअल फंड में। एक है नए इन्वेस्टर्स जो अब तक कभी इन्वेस्ट नहीं किए हैं, दूसरे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अमाउंट पहले इन्वेस्ट किया था और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, उनका जो क्या रिटर्न्स अच्छे बने हैं, एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। पहले उन्होंने 10,000 रुपए डाला होगा, अभी वो 1,00,000-2 लाख डालना चाहते हैं, अपना स्टेक ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो वैसे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए हम लोगों को बोल रहे हैं कि वो बूस्टर एसटीपी के माध्यम से आए, क्योंकि वैल्यूएशंस आज बाजार के ज्यादा हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस है, मैं आपका 1 मिनट लूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस है आज, जब इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। यहां से अभी रिवाइवल फेस में चालू हुआ है इकोनॉमी, बट बाजार ने रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, उस रिकवरी के लिए बाजार ने रिटर्न दे चुका है। तो अभी कोई इन्वेस्टर आ रहा है नया या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर स्टेक बढ़ा रहा है, उनको मेरी राय रहेगी कि वो 3 से 5 साल मिनिमम आए, और अगर 3 साल से कम आ रहे हैं तो कंजर्वेटिव फंड्स में आए, और 5 साल के लिए आ रहे हैं तो थीमेटिक बिजनेस साइकिल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वोलेटिलिटी को कैप्चर करना है, जो बाजार की तेजी और मंदी को कैप्चर करना है, तो बूस्टर एसटीपी के माध्यम से आए। अभी ये बूस्टर एसटीपी है क्या? बूस्टर एसटीपी बहुत सिंपल है कि हम जब सिंपल है सर, एक एसटीपी करके फॉर्मेट है म्यूचुअल फंड में। इसका मतलब क्या है कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट को हर महीना इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, हर एक स्पेसिफिक अमाउंट को। लास्ट 2 साल में क्या हुआ है, वो स्पेसिफिक अमाउंट एनएवी हायर एनएवी में इन्वेस्ट हुआ है, क्योंकि बाजार ऊपर जा रहा था 2020 मार्च के बाद, तो आपका जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो ऊपर के भाव पे गया है। लेकिन बाजार ऊपर जाएगा, कभी वॉलेटाइल भी रहेगा, तो उसका फायदा कैसे उठाऊं मैं? तो इसलिए हमने बूस्टर एसटीपी लॉन्च किया है। उसका सबसे बड़ा फायदा है कि जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, जब बाजार के वैल्यूएशन सस्ते होंगे तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट ज्यादा होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने एसटीपी 10,000 की लगाई है, अगर बाजार का लेवल इधर ही रहा तो वो 10,000 के बदले 1,000 रुपए जाएगा, और अगर 2020 जैसा सिचुएशन आया तो 10,000 के बदले शायद 50,000 रुपए जाएगा। तो जो वॉरेन बफे की स्ट्रेटेजी है, बाई लो सेल हाई, वो बूस्टर एसटीपी फॉलो करेगी। इंस्टॉलमेंट अमाउंट ज्यादा होगा जब बाजार के वैल्यूएशंस कम होंगे, और इंस्टॉलमेंट अमाउंट बहुत ही कम होगा जब बाजार के वैल्यूएशंस हाई होंगे। परफेक्ट विपिन जी, आपने सही कहा कि बूस्टर एसटीपी के साथ एडवांटेज यह है कि सेम अमाउंट ना जाके वेरिएबल अमाउंट जाएंगे, और जब जब बाजार सस्ता होगा आपके एसटीपी इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएंगे, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपको बेनिफिट आने वाले दिनों में अधिक मिलेगा। आपने बहुत ही बढ़िया इस थीमेटिक एडवांटेज फंड के बारे में एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे दर्शक को ये बातें समझ में आएंगी और इस फंड को देखेंगे, समझेंगे। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न होगा तो फिर से आएंगे हम लोग के पास, बात करेंगे, या अपने जिस प्रोफेशनल के साथ वो जुड़े हैं उनसे डिस्कशन करेंगे और इसके रिस्क और रिलेटेड चीजों को भी समझेंगे। जैसा कि आपने कहा ये फंड ऑफ फंड है,
तो इसके इंटरनल एडवांटेज तो टैक्स के निश्चित रूप से हैं कि फंड के अंदर जब भी चेंजेज होगा तो उसका बेनिफिट उनको मिलेगा, मगर 3 साल से अधिक रहेंगे तभी इनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो मिनिमम 3 to 5 ईयर्स का जो आपने टाइम हॉरिजन कहा जो कि परफेक्ट है, कि उसके नीचे की सोचने की जरूरत भी इस फंड की शायद नहीं है। तो आने वाले दिनों में हम लोग और ढेर सारी बातें करेंगे आपसे अलग अलग विषयों में, क्योंकि आपसे बात करना और आपकी बातें सुनना सचमुच में अच्छा लगता है और काफी सारा ज्ञानवर्धन हम लोग करते हैं आपसे बात करके। तो विपिन जी, और कोई बात आपको लगता है कि जो ऐड करना चाहिए यहाँ? मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, बिकॉज अपन दिसंबर एंड में बात कर रहे हैं और 2022 बहुत पास है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है मार्केट्स का लास्ट 2 साल में। जो भी नया इन्वेस्टर आ रहा है, लंबी अवधि के लिए आइएगा, ना कि शॉर्ट टर्म रिटर्न देख के आने का। ये जो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स हैं सस्टेनेबल है नहीं है, वो इकोनॉमी पे ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। जो पैसा बाजार में लगता है, जो एफआईआई का पैसा लगता है या डोमेस्टिक पैसा लगता है, उसके कारण बहुत सारे कारण है जिसके कारण बाजार ऊपर नीचे जाता है। बट यहाँ से जो इन्वेस्टर्स आएंगे उनको मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो मिनिमम 3 से 5 साल की अवधि के लिए आए, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, आपका अनुभव अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म में कुछ अगर ऑयल ऊपर जाता है, करेंसी डिप्रिशिएट होती है, फेडरल बैंक यूएस का कुछ बोलता है, तो उसके कारण बहुत वॉलेटाइल रहेगा। तो वो आपको इग्नोर करना है। आपको एक गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है कि मुझे 5 साल तक पैसा नहीं चाहिए, तो वो पैसा म्यूचुअल फंड इक्विटी में आप लेके आइएगा। नहीं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे डेट हैं, आर्बिट्राज फंड्स हैं, उसमें आप लगाइए अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3 साल से कम है। तो मैं सबको आपके माध्यम से, आपके निवेशकों को 2022 की शुभकामनाएं बोलूंगा और इक्विटी मार्केट्स में लॉन्ग टर्म जुड़े रहिए। बहुत ही अच्छा एसेट क्लास है, इज व्हाट आई वांटेड टू से थ्रू यू। थैंक यू विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू आप सबको नमस्कार। अभी आपने विपिन भंडारी जी को सुना और उन्होंने डिटेल में बताया कि थीमेटिक एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का थीमेटिक एडवांटेज फंड किस तरह से फंड ऑफ फंड है और फंड ऑफ फंड होने के कारण उसके क्या बेनिफिट हैं और उसके साथ क्या रिस्क रिलेटेड चीजें भी हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन की। जहां तक टैक्सेशन के मामले में बात है, तो चूंकि ये फंड ऑफ फंड है तो ये इसका टैक्सेशन जो होता है डेट की तरह होता है, यानी 3 साल से अधिक के लिए अगर आप इसमें पैसे रखेंगे तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले पाएंगे। जब भी इस तरह के फंड में आए तो निश्चित रूप से एक लंबे अवधि, लंबे समय को सोच के आए। मैं निश्चित रूप से इस फंड को लेने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उस लेने से पहले या तो आप खुद इसका कंप्लीट डिस्क्लेमर देख लें, चीजों को समझ लें, और अगर लगता है कि ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए तो इसके बारे में आगे बढ़ें, या फिर अपने किसी भी प्रोफेशनल जिनके साथ आप जुड़े हुए हो उनसे डिस्कशन करें। इस फंड से रिलेटेड रिस्क को भी समझें और जो रिवार्ड की गुंजाइश है उसको समझें, तो आप इसके तरफ बढ़ें। फंड निश्चित रूप से अपने आप में यूनिक है, थीमेटिक एडवांटेज फंड, क्योंकि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी परेशानी होती है एक आम निवेशकों के लिए कि किस सेक्टर में कब इंटर करें और किस सेक्टर से कब निकलें, यह समझना मुश्किल होता है। तो इस फंड के माध्यम से, थीमेटिक एडवांटेज फंड के माध्यम से फंड मैनेजर्स की कोशिश होगी कि जो सेक्टरल रोटेशन हो वो बेहतर हो सके और इन्वेस्टर को एक बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और टाइम टू टाइम आके यूं ही डिस्कशन जारी रहेगी। आपको किसी खास इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, किसी खास आइडिया के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हो, तो काइंडली हमारे YouTube पे आएं और अपने कमेंट बॉक्स में आके अपने प्रश्न या अपने सजेशन बताएं। क्योंकि आज मैंने एक फंड के बारे में डिस्कशन की है, तो 2 डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। पहला डिस्क्लेमर तो यही है कि मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और दूसरा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.